प्रियम देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैसे हैं आप लोग? एवरीबॉडी इज फाइन? आप लोगों के आज जो है पेशेंस का परीक्षण हुआ, प्रणाम धैर्य सर। कितना है। मेरे पास एक प्रणाम कॉल सर। थी, इस वजह से सब मैं ठीक है बात सर, नहीं। सब ठीक है, आपका आशीर्वाद है सर। बट नॉट टू टेक टेंशन। कोई भी कार्य जो है पूरी तन्मयता के साथ, पूरे धैर्य के साथ हमें करना चाहिए। जब हम धैर्य के साथ करते हैं तब जाकर के लाइफ में हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। अच्छे से आ रही है। चलिए आज आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास है। तो आज उन बिंदुओं को हम लोग समझेंगे। काशीनाथ जी, आप कहाँ से हैं? सर लगता है काशीनाथ जी है नहीं। काशीनाथ जी है नहीं? तो सिस्टम सिस्टम के पास सर। सिस्टम के पास नहीं है, कहाँ चले गए? सब लोग अपना 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 वीडियो ऑन करें सब लोग। आप लोग अपना वीडियो ऑन करो, नहीं तो हम रिमूव कर देंगे। गौतम जी हैं, हनी जी हैं, रश्मि जी हैं। काशीनाथ जी आप नहीं हैं क्या? हम लोगों के पास ये जो ग्रह होते हैं इनकी भी कैटेगरीज हो जाती है। कैटेगरीज से कभी ये मत समझिएगा कि अच्छा या बुरा। कैटेगरीज से पढ़ने के लिए पढ़ाई जाती है, इसमें अच्छा या बुरा से कोई संबंध नहीं। शनि भी उतना अच्छा परिणाम दे सकता है जितना सूर्य परिणाम दे सकता है। बट यही है कि शनि के परिणाम देने और सूर्य के परिणाम देने में अंतर होता है। तो हमारे पास कुल जो ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु। रश्मि जी अपना वीडियो आप ऑफ कर लीजिए, आराम से रोटी। वेरी गुड। राहु केतु। अब इसमें देखिए, हमारे पास एक जो डिवीजन होता है। काशीनाथ जी आप कहाँ से हैं प्रभु? कानपुर से सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कहीं चले गए थे क्या आप? नहीं सर, ये म्यूट था ये। क्रूर ग्रह कहते हैं, कभी कभी उनको राक्षस कहा जाता है। अब राक्षस में राहु, केतु, शनि, सूर्य। अब समस्या इस बात की आती है कि और देवताओं में गुरु बुध न तो देवता है ना, वह शुक्र महाराज भी इसी में आ जाते हैं। अब इसमें समस्या ये आ जाती है कि ये जो ग्रह है ये बहुत फास्ट इफेक्ट, ये स्लो देते हैं। एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब ऐसे समझिए कि राहु, केतु और शनि, ये जो तीन प्लैनेट होते हैं हमारे पास, अगर इनको समझे, राहु, केतु, शनि, इनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है रा, एक। याद कर लीजिए इसको। इनके पास आपको देने के लिए दुख होता है, ऐसा कहा जाता है। पर ये जीवन का बहुत बड़ा आत्मबोध कराते, आत्मबोध कराते। राहु महाराज जो है दिखते नहीं है, यू कैन नॉट सी। प्लानिटरी पोजीशन में राहु का कोई अस्तित्व नहीं है। ये क्रॉस सेक्शन है, छाया ग्रह का कभी कभी कहा जाता है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन का प्रभाव क्या होता है, राहु का नेचर बिल्कुल शनि की तरह होता है। इसलिए जब भी ज्योतिष शास्त्र में पढ़ाया जाता है कहा जाता है शनिवत राहु। राहु का नेचर कैसा समझे? शनि की तरह।
दूसरी बात क्या आती है राहु के साथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट राहु के साथ आता है कि राहु जो है भौतिक जगत की प्रबल संपदा देता है। इस भौतिक जगत में जो हम आपको दे रहे हैं वो गुरु का ज्ञान, लेकिन जिसके द्वारा दिया जा रहा है वो राहु है। ये जो इंटरनेट है ये राहु है। इनविजिबल फॉर्म ऑफ कनेक्शन हमारे और आपके बीच में हो रहा ये राहु की वजह से। राहु के पास विदेश है, पूरा जो अब्रॉड की लैंड है सब राहु के पास है। राहु मन की उच्चतम अवस्था है, जितनी बड़ी से बड़ी कल्पना आप कर लीजिए सब राहु है। तो राहु के पास भौतिक जगत में प्रचुर मात्रा में चीजें हैं। राहु के समय जो बीमारियां होती हैं वो डायग्नोस नहीं हो पाती। दिस इज बिगेस्ट चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, कि जातक बीमार होगा डायग्नोसिस नहीं हो पाएगी, भाई किस कारण से डॉक्टर जातक बीमार है, तो उसका इलाज किस बात का किया जाए। राहु का जो जातक होगा उसका जो मस्तिष्क हो जाएगा वो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति सोच क्या रहा है। राहु को रावण की संज्ञा कभी कभी दे दी जाती है, जस्ट लाइक रावण, अ वाइज पर्सन हैविंग नो डायरेक्शन इन द लाइफ, जो भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, इतना बड़ा करेगा। तो राहु बहुत बड़ी से बड़ी उपलब्धियां कराता है। सो राहु के साथ सबसे बड़ी चैलेंजेस आता है कि जब भी आप देखेंगे कि राहु किसी व्यक्ति का एक्टिव हो रहा है तो जो माइंड की सिचुएशन होती है ना, मल्टीपल थॉट्स आते हैं ऐसे में। राहु की अवस्था में होगा क्या, राहु राहु किसी व्यक्ति को कहा, अब इसमें अगर इसको दिया जाए तो एक हेड तो है राहु के पास, बट ये वाला पार्ट नहीं है, नो धड़। केतु के पास ये वाला पार्ट है बट हेड नहीं है। सो राहु के पास थॉट्स खूब आते हैं, मैक्सिमम थॉट आएंगे। जो डे ड्रीमिंग होती है ना, राहु के जातकों को अक्सर आप देखेंगे डे ड्रीमिंग करेंगे, वो इतना सोचना शुरू करेंगे कि सोचते सोचते वो अमेरिका पहुंच जाएंगे। टू मच थिंकिंग होती है राहु के जातकों के अंदर। उसके अपोजिट जब जातक के ऊपर केतु का प्रभाव आता है तो केतु स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक। ऐसा जातक जो है आध्यात्म की प्रवृत्ति की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो जब जातक पे केतु का प्रभाव आ गया तो क्या आएगा, ये बहुत ही अच्छा समझने का विषय है। राहु इज अ क्रेविंग एंड केतु इज अ सीजर। केतु काट देता है, केतु संसार से काटता है। अब आपको अगर किसी जातक की कुंडली से समझना हो कि हमको राहु और केतु को समझाइए, आपको एक कुंडली दिखाते हैं, बड़ा आराम आनंद आएगा आपको इसको सुन कि राहु और केतु को कैसे समझा जाए। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड राहु और केतु। एक बार हम राहु और केतु को अगर समझ लेते हैं तो काफी चीजें हमें लाइफ में समझ में आ जाती है। ये चार्ट दिख रहा है आप लोग, जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है, ध्यान से देखिए। अब इस कुंडली में हम अगर देखने जाएंगे तो राहु कहाँ है, बिना राहु की कुंडली बनी नहीं सकती, ये देखो। और केतु इसके जस्ट अपोजिट आएगा, केतु यहाँ। अब राहु, राहु का मतलब क्या है, इस व्यक्ति की इस भाव से संबंधित इच्छाएं अधूरी रहेंगी। ये है पॉइंट समझने का। राहु चतुर्थ भाव में आ गया, एक दिन आपको भाव के विषय में बताएंगे। चौथा भाव होता है घर मकान वाहन और मम्मी। ये चार चीजें आती है इसमें, घर आएगा, मकान आएगा, वाहन आएगा और माता जी। तो घर मकान वाहन और माता जी, ये चार चीजें आ गई इस कुंडली में। राहु महाराज वहीं बैठे हैं। तो राहु करेंगे क्या, अगर जनरली आप इसको सोचोगे तो राहु जो है इस व्यक्ति की घर की इच्छा, मकान की इच्छा, वाहन की इच्छा और मम्मी से इच्छा, ये इस जन्म में अधूरी रहेगी।
अब इससे क्या समझा जाए? इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास मकान नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि इनके पास मान लीजिए 2 BHK है तो ये 3 BHK के बारे में सोचेंगे। मान लीजिए इनके पास 2 कार है तो ये 4 कारों के बारे में सोचेंगे। मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अनफुलफिल्ड इनका होगा, जिसको लेकर के इनके मन में इच्छाएं जो है बनी रहेंगी कि हम कुछ करें जिससे हमारी इच्छाएं जो है पूरी हो जाए। इसके विपरीत केतु के साथ ये होता है कि केतु जिस भाव में होता है उस भाव से सब व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है। केतु देखो 10वें भाव में है। इस जातक से अगर आपको बात करने की मिले तो इनका जो जॉब होगा ना फ्रीक्वेंट चेंजेस हो जाए। ये किसी एक प्रोफेशन में टिक करके रुक नहीं सकते। ये बात आपको समझ में आ रही है? समझ जी में सर। आई? जी सर। जी सर। तो ये राहु केतु का इम्प्लीकेशन होता है। देखो जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं तो हमारे एस्ट्रोलॉजी का पहले दिन का विद्यार्थी भी कुंडली का प्रेडिक्शन करना जानता है। जब फ्रॉम डे 1 जिसने एक भी क्लास पढ़ी होगी वो किसी भी जातक की कुंडली को खोल करके 4 प्रेडिक्शन तो बता ही देगा। तो आपके साथ भी ऐसा होगा। शुभम जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या कुल 10। अंशुल जी कैसी हैं आप? सदाशिव लेकिन तो सर सदाशिव जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। शुभम जी कैसे हो? शुभम जी हाँ जी। कैसे कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा है। वेरी गुड वेरी गुड, अभी आपका स्वागत अभी है। अभी ज्वाइन किए हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा किया। हाँ, मेरा एडवांस है ना, आज मैं ऐसे बेसिक में, कल से है मेरा। अच्छा अच्छा, अब कोई बात नहीं, आप बेसिक भी इंजॉय करो। ओके। ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा है? जी सर। इसको देखिए, इससे आपको काफी समझ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो पहला भाव मैंने आपको पढ़ाया था, इस भाव से क्या जानकारी हमें मिलेगी? इस भाव से हमें ये जानकारी मिलेगी कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा है। जो शरीर होता है ना, ये पहले भाव में होता है। हमारी कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। हमारे पास कुल 12 राशियां हैं। 12 भाव, 12 राशियां, हमेशा याद रखिएगा। कुंडली के भाव नहीं बदलते, 12 राशियों का प्लेसमेंट बदल सकता है। कुंडली का 12 भाव बिल्कुल नहीं बदलेगा और कुंडली की 12 राशियां जो है वो बदल जाएंगी। जैसे अगर हम यहाँ पे 1 लिखें तो ये कुंडली मेष लग्न की हो जाएगी। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे हम 1 नहीं लिखते हैं, हम कोई दूसरा नंबर लिखते हैं, नहीं तो आप भाव और राशियों में कंफ्यूज कर जाओ। मान लो यहाँ हम 4 लिखते हैं, यहाँ पे 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। आपको एक बात बताएं जिसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम कहें कि आप पहले भाव से 4 खाना गिने तो हमारी गिनती यहीं से शुरू होती है। एक यहाँ होगा, 1, 2, 3, 4, ये गिनती करने का मेथड है। जिस भाव से कहा जाए वहां 1 हो जाता है, उससे आगे नहीं जाना है। अब दूसरा भाव जो होता है धन का, सुख का, वाणी का, कुटुंब का, इसका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है। तो अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले व्यक्ति पैदा हुआ, व्यक्ति पैदा हो गया तो पहले भाव में आ गया। अब पैदा होने के बाद क्या हुआ? उसको परिवार मिलेगा। तो ये द्वितीय भाव देखो कुटुंब का है लिखा ना? पहले व्यक्ति स्वयं, फिर उसके बाद उसका परिवार। अब परिवार मिल गया, परिवार में भाई बहन मिलेंगे, फिर आपको संसार से संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कोई चीज आपको ऐसे मिल जाए। तो ये जो पराक्रम होता है ये तीसरे भाव में चला गया, जो संसार से आपको संघर्ष कराता है, ये तीसरे भाव में आ गया। अगर इसके थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारा चतुर्थ भाव है,
ये माता का है, घर का है, ससुर का। अब देखिए, व्यक्ति, परिवार, पराक्रम, घर। घर मिल गया। अब घर मिलने के बाद आपको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, शिक्षा चाहिए, संतान चाहिए। तो ये पंचम भाव में आ जाता है, शिक्षा, प्रेम, संतान। अब इतनी यात्रा करने के बाद क्या व्यक्ति रोगी होगा कि नहीं होगा? बीमार हो जाएगा। रोग, ऋण, शत्रु, बाधाएं। तो जब कुंडली के षष्ठम भाव में हम लोग जाते हैं तो उसमें आता है रोग, ऋण, शत्रु, बाधा। ये देखिए षष्ठम भाव है कुंडली का छठा घर। रोग, ऋण, शत्रु, मामा भी लिखा है। अगर आपको व्यक्ति के मामा के विषय में विचार करना हो तो आप छठे भाव से विचार करें। सप्तम भाव है श्रीमान, श्रीमती। पुरुष है तो उसकी स्त्री का है, स्त्री है तो उसके पति का है। इसमें एक चीज और नहीं लिखी गई है, पार्टनर। पार्टनर का तात्पर्य क्या होता है? अगर आप कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाते हो, कोई व्यापार चलाते हो, किसी के साथ अगर आप मिलके करेंगे तो ये आपके पार्टनर के विषय में बताएगा कि आपका पार्टनर कैसा होगा, उसके साथ आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी, साथ में वो आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। अष्टम भाव जो है मृत्यु का होता है, कष्ट का होता है। इसमें एक चीज और नहीं लिखी है, आयु। आयु भी अष्टम ही बताता है। विदेश यात्रा इसमें लिखा है, पर विदेश यात्रा द्वादश भाव में आती है। मृत्यु, कष्ट, ये जो ज्योतिष हम लोग पढ़ते हैं ये भी आठवें भाव में आती है। नवम भाव जो है ये आध्यात्मिक लाभ का है, धर्म का है, भाग्य का है। व्यक्ति का भाग्य। नवम भाव को ये भी कहा जाता है कि पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया है उसका संग्रह यहाँ पे है। पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किया है उसका संग्रह जो है नवम भाव में होगा। सो नाइन्थ हाउस वो भी बताता है। दसम भाव क्या है? सत्ता है, राज्य है, नौकरी है, व्यवसाय है, उच्च पद है, सम्मान है। बुआ लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। एकादश भाव में आयु है, मित्र है, लाभ भाव इसको कहते हैं। और ये 12वां हानि है, खर्चा है, द्वादश भाव है, परलोक है, ये जेल भी है, अस्पताल भी है। किसी भी व्यक्ति का 12वां भाव अगर एक्टिव हो जाए तो उसको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। 12वां भाव एक्टिव हो जाए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। 12वां भाव एक्टिव हो जाए तो व्यक्ति विदेश भी जाता है। तो 12वें भाव में विदेश यात्रा है। इन 12हों भाव की जानकारी आप एक चार्ट बना करके अपने पास रख लीजिए। हर एक भाव एक संबंध को भी बताता है और हर एक भाव एक गुण को बताता है, हर एक भाव एक प्रॉपर्टी को बताता है। अगर इन भावों से आपको काफी चीजें जाननी हो तो पहले तो भाव को समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा भाव क्या बताता है। और हमारे पास दो आईडीज हैं, एक काशीनाथ जी हैं, काशी जी हैं। आप दोनों लोग एक ही व्यक्ति हो कि अलग अलग व्यक्ति हो? सर एक ही है सर ये। वो अच्छा उस पे दिख कम रहा था, वो उस पे लैपटॉप पे ऑन पे। अच्छा अच्छा, कोई तो बात नहीं। पहले काम कर रही थी आप बोल। वेरी गुड। सो गुरुजी कुछ हाउसेस खाली रहता है कि सब हाउसेस में तो रहता नहीं? जैसे मैं अपना कुंडली देख रहा हूँ, इसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बाद नाइन्थ और टेंथ और ट्वेल्थ, ये हाउसेस खाली है। इसका मतलब क्या होता है गुरुजी? हमारे पास प्लैनेट कितने हैं? 9। जी। हमारे पास ग्रह कितने हैं? ग्रह 12 है गुरुजी। 9 है। लेकिन खाली का कैसे प्रिडिक्शन करेंगे गुरुजी, वो समझ में नहीं आता है। जैसे आपकी कुंडली ये देखो, कोई भी चार्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें कभी कभी एक एक से ज्यादा प्लैनेट एक ही हाउस में आ जाते हैं। जैसे इसमें देखो, सूर्य और केतु एक हाउस में आ गया। जी। ग्रहण हो गया सर गुरुजी। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि हमको प्रिडिक्शन के लिए ये नहीं चाहिए, अच्छा। हमको ये चाहिए ही नहीं। अच्छा। आपको एक एक कॉन्सेप्ट करना
समझना है। जी भाव, जी भावेश, जी कारक, जी। ये प्रिडिक्शन का फॉर्मूला है। अच्छा। तो जी कोई भी जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो जी। इसी सूत्र को लगाते हैं। हम आपको बाद में एक अच्छा सूत्र बता देंगे जिसमें आपको कुछ नहीं देखना है। भाव, ठीक है गुरुजी। भाव, भावेश और कारक। अब जैसे मान लो जी, क्योंकि मैं हम, खाली देख के confuse- अब मान लो ये वाला खाली है, चलो खाली का प्रिडिक्शन करते हैं। जी अब इसमें हम वो जी हाउसेस के चेक करते हैं जिसमें कोई जी प्लैनेट नहीं है। इसमें नहीं है, देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें जी नहीं है, जी इनमें कोई प्लैनेट नहीं है। अब हमें इन भावों के विषय में जानना है कि आखिर इनका ओनर कौन है। जैसे मैंने कहा भाव, अगर आप जी इस भाव को क्या कहेंगे, ये द्वादश भाव है। आप जी। इसको और सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे 12वां घर। अब मुझे 12वां घर, 12th हाउस। 12वें, हाँ, 12th हाउस के विषय में जानना है। और यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है, आप इसको जी। देखिए। नंबर है 1। नंबर 1। नंबर 1 मेष। की मेष राशि होगी। मेष राशि का ओनर क्या हुआ, मंगल। मेष राशि का ओनर हो गया मंगल। अब देखिए, भाव, भावेश, समझिए इस बात। जी भाव है 12वां, ये तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। भावेश है मंगल। जी तो 12वें भाव की जो कॉमन सिचुएशन, हर सिचुएशन नहीं, जिसको कहते हैं सरफेस टू जी सरफेस सिचुएशन, वो मंगल की कंडीशन बताएगी। मंगल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो 12वां घर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका। शुरू शुरू में जब हम भी कुंडली देखना शुरू किए ना, तो मुझे भी समझ में आता था। देखिए होता क्या है मिस्टेक, कि जी हम लोग जब प्रिडिक्शन करना शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में तो ये समझ में आता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि गुरुजी मेरा सूर्य शुक्र जो है, जैसे आप ही कुंडली देखी जाए, इसमें शुक्र जो है दूसरे भाव में बैठा है, ये क्या फल देगा। शुक्र जो है सेकेंड हाउस में क्या फल देगा। जी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, जी क्योंकि ये तो कोई प्रिडिक्शन ही नहीं निकाल सकता। कारण क्या है जी कि संपूर्ण कुंडली जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आप बता ही नहीं सकते शुक्र सेकेंड हाउस में क्या फल देगा। जी ये विशेष है, और बाकी ग्रह कहाँ बैठा है इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों के पास जी एक चार्ट होता है, हम आपको अभी शो करते हैं, उसको आप देखिए। जी वो भी एक प्रिडिक्शन की टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। मतलब उसके लिए कुछ पढ़ना ही जी नहीं है। उसके जी लिए गुरु सिर्फ जी। आपको मैथमेटिकल टूल की तरह वो काम करने लगती है। अगर आपको जी मैथमेटिक्स आती है तो आप बहुत अच्छा करेंगे। हाँ हाँ गुरु जी, थोड़ी बहुत आती है गुरु जी। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी वाली नहीं आती है गुरु जी। नहीं तो होता क्या है ना, कि हम लोग अब याद करने का कहाँ टाइम है, बताओ। डेली नो टाइम की बैठ करके पराशर के सब लोग बैठ के आप याद करिए दिन भर, जी नहीं वो हो नहीं पाए। जी जी बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी भी अभी की स्टेज के हुए जिन्होंने प्रिडिक्शन को बहुत आसान बना दिया। जी ये चार्ट आपको दिख रहा है। जी गुरु जी। अब इस चार्ट में हम आपका चार्ट बना दें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जी नाम बताइए अपना। डॉक्टर सौरभ। सुजीत सौरभ। डिटेल बताएं। सर डिटेल। 28 05 75। टाइम ऑफ बर्थ। 4:45 AM। बर्थ प्लेस। मुजफ्फरपुर, बिहार। मैं भी बिहार से हूँ सर। आप भी बिहार से हैं? राम राम बहुत राम। सुंदर, बहुत सुंदर। राम राम गौतम जी। गौतम जी भी बिहार से हैं। अब देखिए, आप जो है इसमें इसमें हम चार्ट को और कम कर देते हैं जिससे आपको जी कुछ कम।
लग्न कुंडली आपको दिखाई दे रही है आपकी अपनी? जी गुरुजी, लगन कुंडली दिखाई दे रही है। देखिए, दो चार्ट को देखिए, जी एक लग्न कुंडली को देखिए और एक दूसरा प्लैनेट सिग्निफिकेटर व्यू टू। ये लग्न कुंडली आपका केतु सूर्य के साथ, यहाँ पे शुक्र आपने देख लिया ना। जी गुरुजी। अब इसमें देखिए शुक्र, जी इसमें आपके पास शुक्र के पास नंबर आ रहे हैं 11 2 8 9 1 6। ये कैसे आ रहा है, किसी दिन हम बता देंगे कैसे ये नंबर आया। अब इसका जी तात्पर्य क्या होता है कि जी 11 2 8 9 मतलब जी आपको शुक्र जो है, जी एक ज्योतिषी थे कृष्णमूर्ति, जी उनके जी जी। उनके केपी सामने, एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी, उनके सामने एक प्रश्न आया कि जी कोई भी ग्रह फल कब देगा। जी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मेरे अंदर राजयोग है, कब आएगा, क्या देगा। तो उन्होंने जी कहा कि देखो, कोई भी ग्रह फल जब देता है अपनी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर में देगा, जी पर क्या देगा। जी तो उन्होंने एक सूत्र बताया, ग्रह जी जहां बैठा है सबसे पहले फल उसका देगा, जी जिस राशि में बैठा है उसके बाद उसका फल देगा, जी उसके स्वामी का फल देगा, जिस नक्षत्र में बैठा है उसके बाद उसका फल देगा। जी। तो जहां पे ग्रह बैठता है वहां सबसे कम फल देता है। अब अच्छा। देखिए, जी अब देखिए शुक्र आपका बैठा हुआ है सेकेंड हाउस में, लेकिन वो जी फल 11वें घर का दे रहा है। जी यहाँ का फ्रूट दे रहा है, फिर जी सेकेंड हाउस का फल उसके बाद दे रहा है, फिर जी अष्टम का भी फल दे रहा है, फिर नौवें का फल दे रहा है। जी तो जब आप ये दोनों सिस्टम लगा लोगे तो जी आपको बहुत सारे सूत्र पढ़ने ही नहीं पड़ते। जी गुरुजी। कारण क्या होता है कि हम इसके साथ दो ही चीजें लगे, दो से तीन चार्ट खोलते हैं और बैठ करके प्रिडिक्शन करते हैं। अब जी गुरुजी। इसके साथ एक चार्ट और का ऐड करना पड़ता है जिसको हम लोग दशा महादशा करते हैं, वो हम आपको ऐड कर लेते हैं। जी गुरुजी। हाँ चलिए, दशमांश। सब लॉर्ड गुरुजी क्या है? सब लॉर्ड इज टोटली डिफरेंट, वो आगे की पढ़ाई है। अच्छा, सब लॉर्ड इज टोटली डिफरेंट। जी जी हाँ, ये भी एक अजीब टेक्नोलॉजी है जो ज्योतिषियों को पागल कर देती है। सब लॉर्ड क्या है, सब लॉर्ड क्या है, उसे में परेशान रखती है। जी 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 गुरुजी। केपी में वो बोलते हैं ना, सब लॉर्ड पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, सब लॉर्ड पे ध्यान देना चाहिए, और सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया कि कोई लॉर्ड देखना ही नहीं है, तो सीधा से ले जाकर के जोड़ देता है उससे। अच्छा। जी जी कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अब आपको कुछ करना ही नहीं है, सारा काम तो सॉफ्टवेयर ने कर दिया। जी अगर आपको आपको कुछ करना होता तब तो ऐसा पता चलता कि हाँ कुछ कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं है, सारा तो वही उसी में लिखा जी हुआ है। जी लग्न चार्ट, चंद्रकुली, होरा, नवमास, भावचरित, बृहस्पति, लाल किताब चार्ट, समास, आरुष चार्ट, ट्रांजिट टुडे, मून, रूलिंग planet significator KP as per start of last year, which smoothly the sun. अब ये जो विंशोत्तरी दशा है, अगर आप इसको देख लीजिए, देखिए जी 2000 राहु की महादशा आपकी 2032 तक चल रही है। राहु में जी शुक्र गुरुजी। 2028 तक। अब इसको आप खोलेंगे, राहु शुक्र शुक्र, तो इस समय जो जी आपके ऊपर प्रभाव आएगा शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र की प्रत्यंतर दशा, यही प्रभाव जी आपके ऊपर चल रहा है। अगर आप चेक करोगे कि मैं आप मेरे जी साथ हो क्या रहा है, तो सिर्फ जी शुक्र का प्रभाव है आपके ऊपर। जी। ओनली वीनस इज गिविंग इफेक्ट ऑन यू। अच्छा जी गुरुजी। there is no impact of any other planet on you। तो वीनस के पास 11 2 8 9 है। इस बीच बहुत जी। ज्यादा सोचने लगे थे, कोई मंत्र जप कर रहे हैं क्या आजकल आप? क्या सर, क्या गुरुजी? क्योंकि 11 2 8 9 में आपका अष्टम भी शुक्र एक्टिवेट कर देगा, इंट्यूशन की पावर इस समय बढ़ जाएगी। जी कोई गुरुजी। जब जैसे ज्योतिष का आप अध्ययन कर रहे हैं तो ये अष्टम में आ जाता हाँ जो। है। जी एस्ट्रो स्टडी, रिसर्च, ये सभी जी अष्टम भाव में आ जाएगा। अष्टम का जी एक्टिवेशन शुक्र कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बेनिफिशियल है। इस समय जी धन का फ्लो भी आपकी तरफ होगा।
जी मनी गुरु जी। फ्लो। हो सकता है जी कि थोड़ी बहुत चिंता हो जाए, क्योंकि अष्टम हमें स्ट्रेस भी देता है लाइफ को लेकर। जी जी तो इसके इसके प्रेडिक्शन में बहुत आसानी होती है, जैसे केपी के प्रेडिक्शन बहुत आसान होते हैं। अगर कोई जी गुरु केपी के सूत्रों को जान लग जाए तो उसके लिए जी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत पॉजिटिव हो जी जाता है। जी गुरु जी। और ओवर थिंकिंग नहीं कर, ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। मैंने आपको जो हाँ, राहु बताया। के कारण ओवर थिंकिंग तो थोड़ा होता है गुरु हाँ जी। हाँ वो अनसर्टेनिटी लगता है, आगे क्या होगा नहीं होगा, वो डाइवर्ट करते रहता है गुरु जी। गुरु जी केपी भी पढ़ाना पड़ेगा आपको। हाँ। केपी भी आपसे पढ़ेगी गुरु जी। अभी तो जैसे कभी कभी कुछ व्यक्ति जो है अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते तो भगवान ले जा करके करवा देते हैं। कुछ न कुछ ऐसा जी कर देंगे जी जी गुरु कि जी। उनको उनको करना ही जी पड़ेगा। यू जी कैन गुरु नॉट जी। गो, आप जा नहीं सकते। जी तो अभी हम जा नहीं सकते, मुझे करना ही है जो ईश्वर का आदेश है, वो सब करना पड़ेगा। जी इससे पहले मेरे पास जो है 1 सेकंड जो है समय नहीं होता था सांस लेने का। जी। तो अभी ईश्वर ने का आदेश है भाई, क्या करें, पालन करना है। तो नहीं गुरु जी, अच्छा हुआ ना, हम लोग के लिए अच्छा हो गया। आप मिल गए हम लोग को पढ़ाने के लिए। ईश्वर ने हम लोग को एस्ट्रोलॉजिकल गुरु दे दिया, नहीं तो हम हाँ, लोग तो भटकते रहते, इधर उधर घूमते रहते गुरु जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला हाउस। इस हाउस का इंपॉर्टेंस कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब इसमें क्या है, ये जो छठा, आठवां और 12वां है, ठीक है, इसको मैंने ब्लैक पेन से इस वजह से लिखा कि आप इसको ओवरलुक मत करो। ये 6, 8 और 12 जो है, ये किसी भी जातक के जीवन के लिए ऐसे हाउस होते हैं कि जब ये एक्टिवेट हो जाए तो वह व्यक्ति जीवन पर्यंत इसको याद रखता है। इसमें दो चीज मिलती है, एक तो सीख मिलती है कि आगे की जिंदगी कैसे जीनी, और दूसरी ये जीवन की पाठशाला का बहुत कड़ा चैप्टर है इसमें, बहुत कठिन चैप्टर है, जिसमें पास होने के बाद व्यक्ति को फिर सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि अब जीवन में रहना कैसे है, जीना कैसे है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है। क्योंकि यह व्यक्ति की आत्मा को झकझोर देता है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म दंड काम करता है। दुख जो है ये भगवान की तरफ ले जाने का, क्योंकि देखो छठे में रोग ऋण शत्रु बाधाएं हैं। आप कभी खुद भी अपने जीवन में सोचना कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं अहम का की उत्पत्ति होने लगती है, अहंकार जिसको कहते हैं, ईगो। तो ये जब ईगो उत्पन्न होता है तो छठा, आठवां और 12वां इसको खाने का काम करते हैं। तो रोग हो जाएगा तो शरीर का जो अहंकार होता है वो समाप्त होने लगता है। भाई ये तो आजकल में रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, विवाह है जब तक ठीक ना हो। और ये हॉस्पिटल है, आपका अस्पताल है, जेल है, और अनायास का खर्चा है, ये 12वें में आ जाता है। तो जब भी 6, 8, 12 हाउसेस का एक्टिवेशन होगा किसी भी जातक के जीवन में, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी जोड़ करके समझिए, जब हम विंशोत्तरी महादशाएं पढ़ते हैं तो जो ग्रह छठे, 8वें और 12वें के मान, मतलब सिंपल लैंग्वेज में इनकी दशा और अंतरदशा महादशा आएगी, ये व्यक्ति को परेशान करेगी। हमेशा आप याद रखिएगा कि उसमें व्यक्ति जो है ट्रबल में रहेगा। इससे बचने के क्या उपाय हैं? तो बचने का एक मार्ग है ईश्वर, वही रामबाण औषधि है। अगर दो दो ढक्कन पिएगा तो धड़ो ज्यादा समय में वो ठीक होगा, तुरंत तुरंत अगर एकाएक आ गया। जितना बड़ा आपका तपोबल, उतनी आसानी से 6, 8, 12 में आप विजय प्राप्त करेंगे। दुख और कष्ट हर मानव के जीवन में आएंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि वो दुखों से निवृत्ति पा सके या कष्टों से छुटकारा पा सके, क्योंकि ये पूरे 12 घर हैं उसके पास। इसमें से किसी को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता कि मृत्यु के घर को हटा दीजिए, खर्चे को हटा दीजिए, रोग को नहीं हटा सकते। आपको बैलेंस करना है। जैसे अब देखो, एक और सूत्र हर हाउस का 12वां जो होता है उसको निगेट कर, अगर आप इस कुंडली को ध्यान से समझेंगे, किसी भी घर का 12वां हाउस उसका अपोजिट होगा। मान लीजिए आप छठा का देखते हो, तो छठे का 12वां क्या होगा? गिनो यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पांचवा घर हुआ ना। हम तो चाहते तो ऐसे ही गिन के आ जाते पीछे, हर में से एक माइनस कर लो, वही उसका 12वां होगा।
जैसे 8वें का 12वां क्या होगा? 7वां। सात। 9वें का 12वां क्या होगा? 8वां होगा। जैसे 9वां भाव आपका भाग्य है, तो उसका दुर्भाग्य कहाँ है? 8वें में। 8वां भाव आपका कष्ट है, तो उसका सुख कहाँ है? 7वें में। 7वां भाव उस आपकी आपकी वाइफ है, पत्नी है, ये विवाह कह सकते हो। तो डिवोर्स कहाँ है? 6ठे में। रोग अगर 6ठे में है तो उसका इलाज कहाँ है? 5वें में। ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज करना है। अब इसका यूज कैसे करेंगे? किसी भी जातक की अगर 6ठे भाव की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर चल रहा होगा तो बीमार होगा, तो उसको उपाय किसका करना है? उसको 5वें को स्ट्रॉन्ग करने का उपाय करना है। क्योंकि जब 5th हाउस का प्लैनेट स्ट्रांग होगा तो वो 6ठे हाउस के प्लैनेट के इफेक्ट को मिनिमाइज कर देगा, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अब मान लीजिए आप कोई उपाय नहीं करते हो, सिर्फ दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर आप देख रहे हो, तो 6ठे में बीमार होगा, 6वें की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर में तो ठीक किसमें होगा? 5वें वाली में ठीक हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति बीमार होने पे डॉक्टर से दवा न ले तो क्या वो मर जाएगा? नहीं मरेगा। बॉडी खुद को सेल्फ हील कर लेती है। बहुत सारी बीमारियों में डेथ नहीं आती, सेल्फ हीलिंग हो जाती है। कभी कभी आप खुद को आइसोलेशन में रख लो, अपने आप सेल्फ हीलिंग हो जाएगी। नेचर इट सेल्फ विल क्योर। तो 5वें में आते आते क्योर हो जाता है। उसी तरह ये जो 7वां और 6वां है, अष्टम भाव में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन आते हैं। अगर आज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जितने भी रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज बनते हैं, उसको लीगल इलीगल कहो, मोरल कहो, इमोरल कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ज्योतिष शास्त्र में। अगर उसको निगेट करना है तो 7वें को एक्टिवेट कर दो। जो 7th हाउस का लॉर्ड है, अगर वाइफ उसको स्ट्रॉन्ग कर दे तो ये 8वां तो क्या बन जाए। जिस व्यक्ति की मैरिड लाइफ में स्ट्रेंथ होती है, वाइफ बहुत स्ट्रिक्ट होती है, उसका एक्स्ट्रा क्या कहो, मतलब वो कहीं देख ही नहीं सकता। तो 7वां को एक्टिवेट करो। तो ये सब करना चाहिए। अब अष्टम भाव का स्वामी क्रूर ग्रह हो जाए, आपको चार्ट चेक करना है। चार्ट चेक करके बताना है। बहुत सारे चार्ट आते हैं, मैरिज से पहले चेक करके बताइए गुरु जी, ये जो आदमी है इससे हम शादी करेंगे, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा कि नहीं। बहुत सिंपल है। अष्टम भाव का स्वामी क्रूर ग्रह हो जाए, क्रूर ग्रह हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा उसका। अब वही अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। अष्टम में केतु बैठा दीजिए ले जाकर के, अब उससे कहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, वो कर ही नहीं सकता। इसका जितना होगा सब बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अष्टम में केतु होते हुए सबको डिस्टर्ब कर रखेगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करके हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो बहुत आसानी से आपका प्रेडिक्शन भी हो जाएगा। गुरुजी अष्टम, जी जी, हाँ आप बोलिए। मैं पूछ रही थी अष्टम में अगर मंगल वो भी स्वयं की राशि का हो, मंगल मतलब 1 नंबर का हो। किसके 1 नंबर कुंडली में बैठा है? आपकी कुंडली में बैठा है कि हस्बैंड की कुंडली में? नहीं, मेरे भाई की कुंडली में, मेरे भाई की कुंडली में था, तो वही ऐसे मैं देख रही थी। अष्टम में मंगल है, तो बेचारा बहुत हमेशा वो भी परेशान 1 रहता होगा। नंबर है, तो स्वयं, ऐसे जातक जो है बहुत हाँ मतलब ये स्वयं, अच्छा, इन जातकों का और रिलेशनशिप स्वयं ये स्वघर ही होता है स्वगृही जी। नहीं। एक तो देखो क्रूर ग्रह बैठ गया, अगर मंगल कहीं और जाके बैठा होता है तो कुछ ना कुछ करता, हाँ हाँ आपके भाई को अच्छा लगता, लेकिन आपको कुछ होने से रहा। जो ग्रह बैठ गया वैसी जिंदगी आपको जीनी है, चाहे हाँ हंसी खुशी जी लो, चाहे चिल्ला चिल्ला की जियो, कुछ जीना जी, तो जीना तो। तो अच्छा, इस वही तरह मैं जी। पूछिए, आपके पास कोई और प्रश्न पूछिए। हाँ नहीं, मैं यही जानना चाह रही थी कि अष्टम में गुरु, और मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी। आप जो बता रहे हैं कि जो ये 12वां घर हो तो एक्टिवेट कैसे होता है, मतलब क्या एक्टिवेट, तो वो कैसे कैसे पता चलता कि एक्टिवेट हो रहा है। उसको पता नहीं चलना है। ऐसा जातक जाके अपना पासपोर्ट बनवाएगा, वीजा बनवाएगा, पीआर के बारे में बात करेगा, अच्छा, फॉरेन कंपनी में इंटरव्यू देगा, फिर रुक जाएगा। तो इसका मतलब है कि 12वें घर के प्लैनेट में स्ट्रेंथ नहीं आ रही। उसको स्ट्रेंथ देंगे तो आपका काम हो जाएगा। जो ग्रह 12वें घर को पावर देते हैं वो वीक है, तो उनको आप पावर दीजिए। मान लीजिए आपका सूर्य 12वें घर का स्वामी है, कमजोर है, सुबह उठिए,
आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए, कोई हवन कराइए, यज्ञ कराइए, जुपिटर है तो दान करिए, यज्ञ करिए, ये सारे मेरा मेथड करेंगे। जुपिटर है 12वें घर पे। हाँ, 12वें घर में जुपिटर बैठा है ना, तो काफी स्ट्रांग है। मेरे कौन सी राशि लिखी है वहां राशि, एक सेकंड में गुरुजी बता रही हूँ आपको, मैं तो पूरे सामने कुंडली पूरे टाइम ही खोले रहती हूँ। एक सेकंड, मुझे लग रहा है राशि जो गुरुजी है वो, सेकंड में बता रही पे? हूँ, ये आपका 11 लिखा है सर। ये आपकी कुंभ हो गई। कुंभ। कुंभ। आपका आपका एक्वेरियस। चार्ट चार्ट हमारे पास है। हाँ हाँ, आपके पास है मेरा चार्ट, हाँ जी हाँ जी। कुंभ राशि। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ जातक जो है जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट जी नहीं मिलता, एक्सटर्नल सपोर्ट की हाँ जी हाँ आवश्यकता जी। पड़ती है। अब आप अपना चार्ट जी अगर जी जी। देखोगे तो इसमें देखो हाँ कुंभ राशि है आप। हाँ, कुंभ राशि है, 11 नंबर है, हाँ। और आपके आपका प्रॉब्लम 12वां घर नहीं है, आपका प्रॉब्लम ये है शनि भाग्य भाव में। भाग्येश। हाँ, भाग्य भाव हाँ। में, ये दिस इज द प्रॉब्लम। आपको शनि को अच्छा। नलिफाई करना है। ओके। फिर अच्छा। और मेरे भी अगर शनि की दशा चल रही है। आप कब किसी दिन अच्छे से बात करिएगा, हम आपको बताएंगे क्या करना है। जैसे हर कुंडली का अपना एक रास्ता होता है निकलने का। जी जी जी। अच्छा। ठीक हाँ, है तो गुरु जी। जब उस जी रास्ते को पकड़ेंगे तो आप बहुत तेजी से निकलेंगे। आज की जी कक्षा आप में जी। से किसको किसको समझ में आई? सबको समझ में आई तो आई। बहुत क्लियर था गुरुजी, बहुत क्लियर। बहुत ज्यादा। मजा आ गया गुरुजी, आज तो क्लास में बहुत मजा आया गुरुजी। नहीं नहीं, अभी और आगे मजा आएगा, हम लोग धीरे काफी मजा। धीरे 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 हाँ। क्लास का टेस्ट टेस्ट बढ़ते जा रहा है गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया गुरुदेव। मैं थोड़ा एक्चुअली बाहर था इसलिए मैं कर नहीं पाया क्लास में बताइए अभी। बताइए, कहाँ से हो आप? हम- मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से। अच्छा अच्छा, आज आप पहली बार जुड़े हो क्या अच्छा। क्लास में? नहीं, पहले 2 दिन पहले आया था। अच्छा अच्छा, मुझसे बात किया था आपने? हाँ हाँ हाँ, किया था। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुरु गुड। जी, तो अष्टम भाव में मंगल गुरु और शुक्र रहा तो क्या रिजल्ट देगा? हम लोग कल इस विषय में बात करेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ये सारी। आप लोग अपना सब वीडियो ऑन करो और वॉल्यूम भी ऑन करो। ओके। अनम्यूट जी कर दो। गुरुजी, कर लिया? ऑन कर दिया गुरुजी। हनी जी आप भी अनम्यूट कर लीजिए, कमर सीधी करके बैठिए। हम लोग 5 मिनट तक गायत्री मंत्र का जप करेंगे। भावना ये करेंगे कि हम लोग के ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी के मन मस्तिष्क में परमात्मा की ऊर्जा का प्रवास हो, सबके जीवन में प्रकाश फैले, और हम लोग जिस उद्देश्य। अखिल जी अपना वीडियो ऑन कर लो प्रभु। आप लोग वॉल्यूम भी ऑन कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपकी आवाज से। गायत्री मंत्र पढ़ो। नहीं हो सकता? हम कर लें? मैंने कर लिया गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर। ओके। रुको, आस्क टू अनम्यूट। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबा गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
देवस्य धीमहि देवस्य धियो यो धीमहि न धियो यो प्रचोदयात्। दोनों हाथ प्रचोदयात्। दोनों हाथों पर रखिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधय शांति वनस्पतयो शांति ब्रह्म शांति सर्वे शांति। देव ओम शांति 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 सामा शांति शांति। रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम और शांति शांति रहो। ओम शांति।